हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 78 यानी कि 78 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 79 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। विच हड़प्पन साइट इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडिया। तो कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है। आप सभी को पता है रोपड़ जो है तो भारत में है, कालीबंगा भारत में है, लोथल जो है तो भारत में है। बाकी ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, यह जो है तो भारत में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिक रूप से सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो की स्थापना किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो वो की थी राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से हमें विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति की, पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय के प्रमाण, पशुपति की मूर्ति, शवों को जलाने की विधि के प्रमाण। तो ये सारा कुछ हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो से। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी में है रोपड़। तो रोपड़ कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है पंजाब में। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रोपड़ के बारे में एक क्वेश्चन कि आज़ादी के बाद खोजी गई पहली साइट कौन सी थी? तो वो थी रोपड़। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से हमने तांबे की कुल्हाड़ी जो है तो खोजी थी। क्या खोजा था? तांबे की कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है और आपको तांबे का जो रथ था उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो तांबे का जो रथ था वो खोजा गया था दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। जबकि तांबे की कुल्हाड़ी हमने कहाँ से खोजी थी? तो वो खोजी थी रोपड़ से। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अच्छा, ऑप्शन सी में है कालीबंगा। इसको भी डिस्कस कर देते हैं। कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है? तो यह राजस्थान में पड़ता है। यह घग्गर नदी के किनारे जो है तो स्थित है। और इसकी खोज जो है तो अमलानंद घोष और बीबी लाल के द्वारा जो है तो की गई थी। अब यहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से हमको अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, काली चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं, भूकंप के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमको यहीं से प्राप्त हुए हैं। ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। ऑप्शन डी में है लोथल। इसकी भी बात कर देते हैं। तो यह गुजरात स्टेट में पड़ता है और यह किस नदी के किनारे है? तो यह भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है तो रंगनाथ राव के द्वारा 1957 में की गई थी। ये आपको पहले ध्यान में रखना है। और लोथल को ही जो है तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है, गोदीवाड़ा पतन कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोथल से ही हमको जो है तो चावल के साक्ष्य, हाथी के दांत, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति, ये सारा कुछ हमको लोथल से ही प्राप्त हुआ है। अब स्पेसिफिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसी को जो है तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का टोटल एरिया कितना था? तो वो था 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी, सबसे जो नॉर्थ यानी कि उत्तरी स्थल था वह कौन सा था? तो वो था मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और यह चिनाब नदी के किनारे था। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? तो वो था आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद, जो कि कहाँ पर है? तो वह है महाराष्ट्र में और यह प्रवर या फिर गोदावरी नदी के किनारे है। और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? तो वो था सुतका गंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है और यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ। तो मदुरई किसकी राजधानी थी? अब यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ तो संगम युग हुआ हमारे इंडिया में। तो संगम युग में 3 वंश थे। तो उन तीन वंश कौन कौन से थे? पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। उनमें चोल आ जाता है, ऑप्शन बी में पल्लव हो गए और ऑप्शन सी में पांड्य। ये तीनों वंश यहाँ पर आ जाते हैं। संगम युग में जो है तो 3 वंश आते हैं। कौन कौन से? चोल वंश, पल्लव वंश और पांड्य वंश। तो इनसे बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इनकी राजधानी आपसे पूछी जाएगी या फिर इनके प्रतीक चिन्ह आपसे पूछे जाएंगे। तो वो सारा का सारा आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं मदुरई की। मदुरई की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? तो मदुरई जो है तो किन की राजधानी हुआ करती थी? तो ये हुआ करती थी पांड्य वंश के राजाओं की। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हिंट मैं आपको यहाँ पर दे दूँ तो ये है हमारा साउथ वाला इंडिया। तो साउथ इंडिया में यहाँ पर है केरला।
तो केरला में हुआ करता था पहले चेर वंश। कौन सा हुआ करता था? चेर वंश। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब यहाँ पर जो है तो एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुआ करता था चोल वंश। कौन सा हुआ करता था? चोल वंश। और यहाँ पर है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में हुआ करता था पांड्य वंश। कौन सा? पांड्य वंश। तो यहाँ पर इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं चोल वंश की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चोल वंश की जब भी बात आती है तो चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ। कौन सा था? बाघ। और इनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो इनकी राजधानी एक तो पुहार में थी और एक कावेरी पट्टनम में थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं चेर वंश की। तो चेर वंश का भी आपको पूछा जाता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष। और इनकी कैपिटल कहाँ पर थी? राजधानी कहाँ पर थी? तो वो मुंजीरी या फिर वांची में हुआ करती थी। और पांड्य वंश का मैंने आपको बता दिया इनकी राजधानी कहाँ पर थी, तो वो थी मदुरई में। ये आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया था। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका प्रतीक चिन्ह था मछली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, दीन इलाही वॉज एक्सेप्टेड बाई। तो दीन इलाही किसके द्वारा जो है तो स्वीकार किया गया था? तो दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो वो था बीरबल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? डेट्स पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। तो 1582 में जो है तो अकबर द्वारा दीन इलाही वंश की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर बात आई है अकबर की। तो अकबर से संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। कहाँ पर हुआ था? 1542 में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। अकबर का राज्याभिषेक जो है तो 1556 में पंजाब के कालानौर में किया गया था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत और अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिली थी? तो वो मिली थी 1562, 1562 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता है तो उसको समाप्त कब किया था? तो वो किया था 1563 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? तो वो की थी 1564 में। अकबर द्वारा जो है तो दहसाला बंदोबस्त शुरू किया गया था। शुरू जो है तो टोडरमल ने किया था, लेकिन जो है तो किसके अंतर्गत किया गया था? तो अकबर के ही अंतर्गत जो है तो दहसाला बंदोबस्त की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1580 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दीन इलाही हमने देखा 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट आपको ध्यान में रखना है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि बहुत बार अकबर से पूछी जाती हैं। तो ये सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ये आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ लाइन कैपिटल इज एट्रीब्यूटेड टू। तो सारनाथ के सिंह स्तंभ का श्रेय जो है तो किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अशोक को। अशोक ने जो है तो इसको बनाया हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है अशोक की। तो अशोक से भी बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो इनको जो है तो महान सम्राट अशोक भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अशोक से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे कि अशोक किस वंश का राजा था? तो यह मौर्य वंश का राजा था। मौर्य डायनेस्टी का यह राजा था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, कब की थी? 322 बीसी में जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है 298 बीसी में। ये भी आपको पता होगा। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका पुत्र जो बिंदुसार था वह मगध की राजगद्दी पर बैठा। और बिंदुसार के बाद कौन बैठा था? तो वो बैठा था अशोक। और अशोक जो है तो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो अशोक जो है तो 269 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अशोक के द्वारा जो है तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध जो है तो 261 बीसी में लड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अशोक के टोटल जो है तो कितने शिलालेख थे? तो वो थे 14 शिलालेख। इन 14 शिलालेखों में जो 13वें नंबर का शिलालेख है तो इसमें जो है तो कलिंग की जो युद्ध हुआ था तो उसकी चर्चा की गई है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के कौन से नंबर के शिलालेख में की गई है? तो वो की गई है 13वें नंबर के शिलालेख में। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो 14वें नंबर का शिलालेख है, जो 14वें नंबर का ही शिलालेख है, इसको जो है तो कहाँ पर खोजा गया था? तो इसको गिरनार में खोजा गया था। कहाँ पर? गिरनार में इसको खोजा गया था। और 14वें नंबर के शिलालेख में जो है तो धम्म नीति और शासन सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है तो हमारे पर बोर्ड के एग्जाम में बने हुए हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने ध्यान से सुनने हैं। एक और क्वेश्चन एग्जाम में अभी हाल फिलहाल पूछा गया था, ये आपने देखा भी होगा कि अशोक का उत्तराधिकारी, या फिर आप कह सकते हैं कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, यानी कि अशोक का पुत्र कौन था? तो वो था तिवर या फिर तिवाला। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। तो तिवर या फिर तिवाला। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अशोक की सेकंड यानी कि दूसरी पत्नी कौन थी? तो वो थी करुवाकी। कौन थी? करुवाकी।
और करुवाकी का ही पुत्र कौन था, तो वो था तिवर या फिर तिवाला। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिल्ट द म्यूजियम ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो बनाया गया था नूरजहां के द्वारा। इनकी पत्नी नूरजहां के द्वारा जो है तो जहांगीर का मकबरा बनाया गया था। और नूरजहां कौन थी, तो नूरजहां के नाम पर हमारे हिमाचल प्रदेश का नूरपुर का नाम भी पड़ा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर से भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले इसके मकबरे की ही अगर बात करें तो इसका मकबरा है कहाँ पर इसका मकबरा है, तो इसका मकबरा जो है तो शाहदरा लाहौर में है। ये आपको ध्यान में रखना है। जहांगीर के काल को जो है तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जहांगीर ने अनारकली का मकबरा कब बनाया था, ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। तो जहांगीर द्वारा जो है तो अनारकली का मकबरा लाहौर में बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1615 में। ये क्वेश्चन जो है तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बन चुका है। संभावना है आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकता है। एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जहांगीर का विवाह नूरजहां के साथ कब हुआ था, तो वो हुआ था 1611 में। नूरजहां की अगर बात करें तो नूरजहां के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग। और मिर्जा गयास बेग की ही याद में नूरजहां ने अपने पिता की याद में जो है तो इतमाद उद दौला मकबरा का निर्माण करवाया था आगरा में। और यह मकबरा जो है तो पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नूरजहां की माता का नाम था असमत बेगम और इन्होंने जो है तो इत्र की खोज की हुई थी। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन विच ईयर। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है तो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो कब यह प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1942। एग्जैक्ट डेट अगर आपको ध्यान में रखनी है तो 8 अगस्त 1942 को जो है तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1936 से लेकर के 1944 तक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है तो कब स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 को जो है तो स्टार्ट हुआ था। ये आपको पता चल गया। और इसी मूवमेंट को जो है तो अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी मूवमेंट में सबसे पहली बार करो या फिर मरो का नारा भी दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और इसी आंदोलन के वक्त पहली बार जो है तो ग्वालियर टैंक मैदान से अरुणा आसफ अली ने जो है तो तिरंगा भी फहराया था। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यह जो है तो कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। बीच में क्या हुआ था, चौरी चौरा की घटना हो गई थी। कहाँ पर हुई थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कब हुई थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चौरी चौरा की घटना जो है तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। बाद में चलकर आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है तो वापस ले लिया था। कब लिया था, 11 फरवरी 1922। ये सारी की सारी डेट्स आपको लिंक करके चलनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। बाकी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं तो जरूर से वीडियोस को लाइक कर दिया करो। साथ ही साथ जो है तो अपने भाई और बहनों को शेयर जरूर कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो संसद का लोअर हाउस कौन सा है, तो वह है लोकसभा। और संसद का जो अपर हाउस है तो वो कौन सा है, तो वह है राज्यसभा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो लोअर हाउस की यहाँ पे बात की गई थी, तो वो कौन सा है, तो वह है लोकसभा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक ट्रिक मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बन जाता है संसद, और संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बन जाता है राज्यसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। ल से बन जाता है लोकसभा, और इसकी चर्चा जो है तो आर्टिकल 81 में की गई है। संसद की चर्चा आर्टिकल 79, राज्यसभा की 80 और लोकसभा की 81। ये पॉइंट्स भी आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है, राज्यसभा का कौन सा है, संसद का कौन सा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स में अगर आपको बताऊँ, जैसे कि संसद के कितने सदन होते हैं और संसद के कितने अंग होते हैं। तो सदनों की जब बात आएगी तो संसद के जो सदन होते हैं वो होते हैं 2। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के अंग कितने होते हैं, तो संसद के अंगों में आ जाते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, संसद भवन का निर्माण किसने के द्वारा करवाया गया था, तो संसद भवन का निर्माण किसने किया था, यानी कि इसके जो है तो वास्तुकार कौन थे, तो वो थे एडविन लुटियन और बेकर्ड। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। संसद पर जो है तो हमला भी किया गया था। तो पार्लियामेंट अटैक कब किया गया था, तो वो हुआ था 2001 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है,
हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आप सभी को पता है राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 63 में की गई है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, ये कहाँ किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 64 में। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 65 में। ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये अच्छे यहाँ पर है ऑप्शन ए में राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित भी कुछ एक आर्टिकल्स हैं जो कि मैं आपको बता दूं। राष्ट्रपति की चर्चा जैसे आर्टिकल 52 में की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72। राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111। और लास्ट में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 123 में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में भी बता दिए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, विच इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नहीं आपसे पूछा गया है। पहले तो बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो इनमें फाइनेंस कमीशन आ जाता है, यूपीएससी आ जाता है, इलेक्शन कमीशन आ जाता है। ये तीनों के तीनों जो है तो संवैधानिक निकाय हैं। बाकी ऑप्शन डी में है नीति आयोग, यह जो है तो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है तो फाइनेंस कमीशन दिया गया है, यूपीएससी दिया गया है, इलेक्शन कमीशन दिया गया है। तो इन तीनों से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इन तीनों की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? किन किन आर्टिकल में की गई है वो आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। अगर आपको नहीं भी आता है ना, गूगल करो, गूगल पे जाओ, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। बाकी इस क्वेश्चन को अगर देखें, कौन सा जो है तो संवैधानिक निकाय नहीं है, तो वो हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम नीति की ही बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, किसके स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी? तो योजना, जो हमारा योजना आयोग है यानी कि प्लानिंग कमीशन है, तो इसके स्थान पर जो है तो इसकी स्थापना की गई थी। अब कुछ एक बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब कन्फ्यूज़ किस तरह से होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले योजना आयोग की ही बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है तो 1950 में की गई थी। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना अवकाश, ये जो योजना आयोग था यानी कि प्लानिंग कमीशन था, इसको कब जो है तो डिसॉल्व किया गया, कब इसको ख़त्म किया गया? तो कुछ एक स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 2015 में हुई। तो 2015 में ही जो है तो योजना आयोग को जो है तो स्थगित किया गया होगा, यानी कि डिसॉल्व किया गया होगा, जबकि जो बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, योजना आयोग को यानी कि प्लानिंग कमीशन को जो है तो 18 अगस्त 2014 को जो है तो समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? 18 अगस्त 2014 को। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं और ये होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस जो कि आजकल आपसे पूछे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर नीति आयोग की ही बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट में नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन तो आप सभी को पता है, कभी चेंज नहीं होते, वो रहते हैं प्रधानमंत्री। वाइस चेयरमैन कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट में इसके वाइस चेयरमैन है सुमन बैरी। कौन है? सुमन बैरी। और वर्तमान इसके CEO कौन है? तो वो कौन है? तो वो है परमेश्वर अय्यर। कौन है? परमेश्वर अय्यर। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक करना। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।